तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ऐसे में भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों के लिए आज का दिन बड़ा दिन है। कारोबार के क्षेत्र में मजबूत होती ट्रेड पार्टनरशिप और द्विपक्षीय संबंध अब तेजी से परवान चढ़ेंगे। एफटीए समझौते के बाद किन किन सेक्टर्स को किस किस तरह से फायदा होगा, दोनों पक्षों को क्या मिला, आने वाले दिनों में भारत ब्रिटेन के ट्रेड ग्राफ में कितनी ऊंचाई हमको देखने को मिलेगी, इन सारी बातों पर आज हम करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा। आप सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज भारत और ब्रिटेन के लिए कारोबार के लिहाज से ऐतिहासिक दिन है। जाहिर है 3 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और ब्रिटेन ने एफटीए पर हस्ताक्षर किया। इस तरह पीएम मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अमली जामा पहनाया गया। दोनों देशों के बीच टेक्सटाइल, फार्मा और लिकर सेक्टर सहित मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे सेक्टर्स में इसके दूरगामी और सकारात्मक असर देखने को मिलेंगे। ये एफटीए इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच न केवल ट्रेड का ग्राफ उछाल भरेगा, बल्कि इससे दोनों देशों के प्रोफेशनल्स को भी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ब्रिटेन से होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को होने वाले फायदे की बात करें तो करीब 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में जीरो ड्यूटी के साथ बाजार मिलेगा। अभी इन वस्तुओं पर 4 से लेकर 16% तक शुल्क लगता है। खासकर वस्त्र, चमड़ा, जूते, खिलौने, समुद्री उत्पाद, रत्न, आभूषण, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रामबाण साबित होने वाला है। वहीं एफटीए के होने से भारतीय कामगारों को ब्रिटेन में 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा योगदान नहीं देना होगा। इससे कंपनियों और कामगारों को सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपए की शुद्ध बचत होगी। और तो और भारतीय प्रोफेशनल्स को ब्रिटेन में अस्थायी वीजा एक्सेस मिलेगा 100 अलग। यानी ट्रेड और रोजगार दोनों ही क्षेत्रों में एफटीए खाद पानी देने का काम करेगा। कारोबार के लिहाज से ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक ब्रिटेन ने भारत में करीब 36 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। और अब जबकि एफटीए पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश का दायरा और बढ़ेगा। अब एफटीए से ब्रिटेन के फायदे पर भी बात कर लेते हैं। खासकर ब्रिटेन के 90% उत्पादों पर भारत में लगने वाला शुल्क न केवल खत्म हो जाएगा, बल्कि स्कॉच, विस्की और जिन पर मौजूदा 150% का शुल्क 10 साल में सिलसिलेवार तरीके से घटाकर 40% तक कर दिया जाएगा। वहीं कारों पर ड्यूटी 100% से घटकर महज 10% पर सिमट जाएगी। वहीं चॉकलेट, बिस्किट्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे उत्पादों को भी एफटीए का लाभ मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि एफटीए दोनों देशों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। भारत को ब्रिटेन का बाजार मिलेगा और ब्रिटेन को भारत का बाजार मिलेगा। तो वहीं दोनों देशों के बीच कारोबार के साथ साथ कूटनीतिक रिश्ते और भी मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आशीष कुमार चौहान सर का, एमडी एंड सीईओ एनएसई के। बहुत बहुत स्वागत है आशीष सर। सबसे पहले सर आपका इनिशियल रिमार्क, भारत यूके एफटीए के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से आप कहां कितनी वृद्धि की उम्मीद और किस तरह के पॉजिटिविटी के आप देख रहे हैं सर आगे? ये जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको कहते हैं वो आज साइन हुआ। मैं भी वहां पर मौजूद था। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर साहब है केयर स्टामर, उनके अधिकृत खुद के आधिकारिक एक कंट्री होम भी रहता है उनका। एक 10 डाउनिंग स्ट्रीट उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है और एक नजदीक के गांव में भी उनका एक बड़ा सा रेसिडेंस है। वहां पर ये आज ये पूरा जो संकल्प पत्र जो है साइन हुआ है, उसमें कई चीजों से हमें वाकिफ होना चाहिए कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है 2 देशों के बीच में हो रहा है। और जो पहले एग्रीमेंट्स होते थे वो मल्टीलेटरल में बहुत सारे देशों के बीच में होते थे, जैसे
आसियान का हुआ या तो WTO वगैरह जो चीजें हैं, जिसमें भारत को एक तरह से अच्छा प्रतिसाद नहीं मिल रहा था, क्योंकि चाइना वगैरह को बेटर फ्रेमवर्क मिला था टैक्स और अदर चीजों में। जो आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके के बीच में हुआ है, वो लेबर गवर्नमेंट ने किया है, और जबकि डिस्कशन उसका करीब 4-5 साल पहले कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के साथ हो रहा था। तो लोगों को ये भी एक लग रहा था कि ये जो लेबर गवर्नमेंट है वो हो सकता है कि भारत के साथ ये समझौता न करे। लेकिन जिस तरह से आज दोनों लीडर्स के बीच में बॉडी लैंग्वेज देखने मिली, उनके नेक्स्ट लेयर जितने मंत्री आज आए थे, दोनों तरफ उनके बीच में जो बोनहोमी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो देखने मिली, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल भारत और यूके के बीच में जो समझौते हो रहे हैं, जो पीपल टू पीपल एक कनेक्ट है, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत सारे भारतीय वंश के लोग मौजूद हैं, उनको भी इच्छा है कि भाई भारत और ब्रिटेन नजदीक आए। और जो चाइना ने एक तरह से पूरा कब्जा किया था मैन्युफैक्चरिंग में, उसी तरह से इंडिया ने सर्विसेज में अच्छा करा है। जैसे टोटल भारत और ब्रिटेन के बीच में 56 बिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड होता है साल में, उसमें से करीब 24 बिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज ट्रेड होता है और बाकी 32 बिलियन डॉलर का सर्विसेज ट्रेड होता है। टोटल भारत का पलड़ा भारी है इन टर्म्स ऑफ द डेफिसिट जिसको कहो या सरप्लस कहो। भारत करीब 10-12 बिलियन डॉलर से आगे है, और आगे ये 56 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है उसको 120-140 बिलियन डॉलर तक ले जाने की दोनों देशों की जो सत्ताधीश है उनको उम्मीद है कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट बना है, और उसका एक कारण ये भी है कि जो मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क चल रहा था अभी तक वर्ल्ड में, उसको एक डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद अमेरिका से और बाकी सब देशों से एक तरह से निकाला जा रहा है, और बाइलेटरल ट्रेड में चाइना के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाया जा रहा है। उसमें भारत और यूके का एक तरह से ये टेम्पलेट बना है। आगे जाके भारत दूसरे जो देश है जैसे जापान या ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से तो ऑलरेडी कर चुके हम, लेकिन अमेरिका के साथ भी बातचीत चालू है। तो ऐसे कई चीजों में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें एग्रीकल्चर से लेकर के केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, लेदर, टेक्सटाइल, कई चीजों पे जो भारत की चीजों पे बहुत कंपेयर टू चाइना या बांग्लादेश या पाकिस्तान जो यूके वगैरह में ज्यादा टैक्स लग रहा था, टैरिफ, तो वो 0% हो जाएगा। 99% आइटम्स और करीब करीब 100% जो वैल्यू की जितनी भी आइटम्स इंडिया से एक्सपोर्ट होती है, सर्विसेज या अदरवाइज, वो सभी में 0 टैक्स यूके लगाएगा। तो मुझे लग रहा है कि, और स्वाभाविक है कि सर्विसेज में हम अच्छा करते हैं, तो हमारे जो लोग यूके में काम करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो उनको सोशल सिक्योरिटी उनको नहीं भरनी है 3 साल तक। उससे करीब साल में आपने बताया 4,000 करोड़ रुपए का फायदा भारतीय लोगों को जो यूके में काम करते हैं आज उनको होगा। आगे जाके वीजा फ्रेमवर्क भी अच्छा बनने जा रहा है, तो ज्यादा लोग भारत के यहाँ पे काम कर पाएंगे, तो उनको और भी बचत होगी। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बहुत ही अच्छा टेम्पलेट बना है, और उसके लिए जो हमारे वाणिज्य मंत्री है या कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस चीज को 2-3 गवर्नमेंट चेंज हुई पिछले 2-3 सालों में, 3-4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए यूके में, फिर भी उन्होंने इसको पकड़ के रखा और भारत के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आ गया, ऐसा मुझे आज महसूस हुआ। बिल्कुल सर, और इस ऐतिहासिक मौके पर आप खुद मौजूद थे वहां पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके साथ गुफ्तगू करते हुए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहता था। आपने सही कहा, मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, और वैसे भी सर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप जो है वो बड़ा सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आपने चाइना के विकल्प की बात की सर, ये चाइना +1 की रणनीति में और भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में FTA कितना इंपॉर्टेंट है सर, ये वाली डील, और हमारे मार्केट्स पर भी इसका किस तरह का असर पड़ेगा? नहीं, अगेन देखिए, चाइना +1 जो सिस्टम की बात चली करीब 5-6 साल पहले चली, और चाइना ने भी उसका अच्छे से स्ट्रेटेजी करके चाइना +10, चाइना +20 कर दिया। मैक्सिको, कनाडा, वियतनाम, कंबोडिया, कोरिया, 25 जगहों पे अपने खुद के फैक्ट्रीज लगा ली, और छोटा छोटा वैल्यू एडिशन करके वो अमेरिका, वहां से अमेरिका में भेजने लगे। तो जो अमेरिका ने एक तरह से वो मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क को ही रद्द कर दिया और बायलेटरल ट्रेड के साथ जाने लगे। तो मुझे लग रहा है ये
बहुत महत्व की चीज है जो हमें समझनी चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है चाइना के साथ, कि भाई आप सिर्फ आपके साथ नहीं लेकिन आपके जितने भी नीचे के लोग हैं जहां पे आप निर्यात करते हो और फिर आगे जाकर के वो लोग अमेरिका में निर्यात करते हैं, वो सभी को एक सिमिलर टैरिफ लागू होगा। तो मुझे लग रहा है एक वहां पर भी एक बड़ा अच्छा समझदारी आई है, और भारत को हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से वहां पर प्रॉब्लम्स मिल रहे थे हमारी मैन्युफैक्चरिंग को। आज आपने देखा होगा भारत करीब $20 बिलियन का फोन एक्सपोर्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स कर रहा है। तो इसका यही मतलब है कि अभी शुरुआत है, और ये चाइना प्लस वन रणनीति नहीं है, क्योंकि चाइना प्लस वन की रणनीति को चाइना ने अच्छे ढंग से परास्त किया था। और अब जो है नई बायलैटरल की जो फ्रेमवर्क है, मुझे लग रहा है वो एक तरह से चाइना को अपने ही गेम में डिफीट करने जा रही है। बट उसके लिए जितने भी देश हैं, माने जो बड़े देश हैं, चाइना माने अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कोरिया हो, इंडिया हो, सभी को मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा। और उसके लिए ही ये जो बायलैटरल ट्रेड है और बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे जाकर। एब्सोल्युटली सर, आपने जिक्र भी किया जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनका जिक्र भी आपने किया, टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, आईटी है। अब इन पर सर आगे किस तरह का असर होगा? एक लंबा बुल रन देख सकते हैं सर हम? नहीं, मुझे लग रहा है कि एक शुरुआत है। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द यूएस इंडिया ट्रेड ट्रीटी इन एडिशन टू यूके इंडिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया EU एंड इंडिया जापान ट्रीटी। सो ओवरऑल वी हैव टू कवर ऑल बेसिस। और उसके बाद जो है मुझे लग रहा है कि इंडिया में एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की एक लहर अब बनी है। लेकिन जो लो टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे लेदर है, टेक्सटाइल है, जिसमें हमें अच्छा टैरिफ नहीं मिल रहा था चाइना और बाकी सब देशों के खिलाफ, तो आज हमें बायलैटरल की वजह से फ्री लिटरली जीरो टैरिफ मिलने वाला है। तो मुझे लग रहा है आगे जाकर के जो चीजों में हम कमजोर माने जाते थे मैन्युफैक्चरिंग में, उसके लिए भी अच्छा एक मौका आएगा और बहुत सारी जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट होगी। खास करके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, मुझे लग रहा है कि भारत एक तरह से बहुत प्रशंसा का पात्र है कि पिछले 4-5-6 सालों में भारत एक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कंट्री में उभर के आया, जो किसी ने सोचा नहीं था। और आज उसके लिए भी ब्रॉडली स्पीकिंग एक बड़ा मार्केट यूके में खुला है। बट मुझे आगे भी लग रहा है कि और भी देशों में यही मार्केट ये जो वाणिज्य मंत्री है और प्रधानमंत्री जी वो खोलने का कोशिश करेंगे एग्रीकल्चर को भी एक्सपोर्ट करने के लिए। यस सर। और FTA और जो आपने कहा कि बाकी सब जो डील्स जो पाइपलाइन में हैं, इनसे आपको क्या लग रहा है सर? भारत का जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, GDP ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, उस पर आप किस तरह के प्रभाव सर आगे देख रहे हैं? नहीं, जैसे जॉब्स क्रिएशन होता है सर्विसेज में, वी हैव डन वंडरफुली वेल ओवर लास्ट 30 years डिस्पाइट द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क not treating us well. We have done really well in services sector that we should continue to expand and create more jobs. लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज उभर के आ रहा है और हाईटेक में भी हमने अच्छी शुरुआत की है, तो मुझे लग रहा है आगे जाकर के if you are able to develop a very good relationship on trade front with like-minded countries, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा आसार है जॉब क्रिएशन के लिए। और जो देश में अच्छे जॉब्स क्रिएट होते हैं, हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट होते हैं, अच्छा निर्यात होता है, वो देश समृद्ध बनना स्वाभाविक है। और मुझे लग रहा है ये अब संभव होने जा रहा है। सर फाइनली सर, NSE की कोई विशेष तैयारी आगे? वैसे तो आपने सारे चीजों को समाहित कर ही दिया है, बट कोई स्पेशल आप लोगों की तैयारी, कोई विशेष इंडाइसेस, कोई प्रोडक्ट्स जो लॉन्च करेंगे जो FTA से लाभान्वित जो सेक्टर्स हैं उनके लिए? नहीं, हमारे वहाँ IT का सेक्टर है। स्वाभाविक है कि आज अपने मैंने आज TCS के जो CEO है वो भी आज मौजूद थे। महिंद्रा ग्रुप के जो CEO है वो भी आज मौजूद है, जो कई चीजों में काम करते हैं IT में, और इवन मोटरमोबाइल में भी काम करते हैं। वैसे लॉजिस्टिक्स के भी कई CEOs थे और कई अलग अलग क्षेत्रों से भारत के जो CEOs यहाँ आए थे। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये एक अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना है। अभी आगे हमने देखना है, जो स्वाभाविक NSE का काम है लोग हमारे जो इंडस्ट्री है उसके लिए फंड जुटा के देना। पिछले साल भी हमने बहुत करीब 210 लाख करोड़ से अधिक रुपया
डेट और इक्विटी में हमारी इंडस्ट्रीज के लिए जमा करके दिया था, उसमें स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज का भी एक जोर बढ़ेगा, खास करके लेदर, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स वगैरह में भारत का एक दबदबा आज आगे जाके बढ़ने वाला है। तो उसकी जो फंडिंग है उसके लिए भी एनएसई आगे जाके कोशिश करेगी कि जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अपने लिए डेट और इक्विटी दोनों जुटा पाए, जिससे वो अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाए और भारत में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और इस ऐतिहासिक मौके पर आप स्वयं मौजूद थे, इसलिए आपका ये इंटरव्यू बहुत खास हो जाता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर।